नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और स्वागत है आप सभी का इस विशेष पेशकश में। जीवन का हर पल जितना सुंदर है उतना ही संघर्षपूर्ण। कुछ होते हैं जो होश संभालते ही एक सपना देख लेते हैं और फिर जुट जाते हैं उसे पूरा करने में। आज के कार्यक्रम की पृष्ठभूमि है ये पुस्तक लक्ष्य यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा जो भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा लोग यूपीएससी परीक्षा देते हैं। इनमें से सिर्फ 0.2% ही परीक्षा पास कर पाते हैं। जी हाँ, 0.2%। क्या वाकई यूपीएससी को क्रैक करने का कोई कोड है या कोई फॉर्मूला है या कोई मंत्र है? आइए जानते हैं उनसे जिन्होंने इस चुनौती को ना सिर्फ पार किया, साथ ही युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये बेहद सुंदर किताब भी लिख दी है। स्वागत करते हैं सज्जन सिंह यादव जी का, अपर सचिव वित्त मंत्रालय और लक्ष्य यूपीएससी के लेखक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर। कई बार हम व्यक्ति को उसके ओहदे से पहचान करते हैं उसकी कितना, लेकिन उसके पीछे कितना संघर्ष है, कितनी कठिन उसकी यात्रा रही है इस मुकाम को, इस सफलता को हासिल करने में, इसका हमें कई बार ज्ञान नहीं होता। किस तरह से आपने पुस्तक में उस संघर्ष की प्रेरक कहानियों को संजोकर दुनिया के सामने रखा है। और ये सिर्फ उन लोगों के संघर्ष की कहानियां ही नहीं है बल्कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा भी देती हैं। सर, कैसे इस पुस्तक को लिखने का ख्याल आपके मन में आया? जी, जैसा कि आपने कहा कि 10 लाख लोग, 10 लाख बच्चे हमारे हर साल यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और उससे भी ज़्यादा लोग सोचते रहते हैं कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें आईपीएस ऑफिसर बनना है, एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनना है, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं होता कि करना क्या है। खासकर जो हमारे बच्चे गांव में हैं, देहात में हैं, रिमोट एरिया में हैं, स्लम्स के बच्चे हैं, थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, उनके पास गाइडेंस की बहुत कमी होती है। तो ये पुस्तक में एक तो मेरा आइडिया ये है कि उन बच्चों को जिनके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है, जिनके पास कोई कोचिंग नहीं है, जो आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि कुछ पता नहीं होता है, गाइडेंस नहीं होती है, उनको गाइडेंस मिले कि कैसे हमको यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा को पास करना है। तो ये जो 7 कहानियाँ बच्चों की मैंने इसमें संजोई हैं, वो उन बच्चों की कहानियाँ हैं जिनका बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड था, जो कोई सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ, कोई जिसकी आई साइट चली गई बिल्कुल बचपन में ही, या कोई कश्मीर के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और उन्होंने संघर्ष करके उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, पूरी मेहनत की। तो उनकी मोटिवेटिंग स्टोरी इसमें है। तो ये दोनों चीज़ों का काम करती है, मोटिवेशन और गाइडेंस। बिल्कुल, तो बेहद खूबसूरत 7 कहानियां इस किताब में आप देख सकते हैं। लेकिन करीब 3 दशक पहले आप भी इसी माउंट यूपीएससी की चढ़ाई करने में दिन रात एक कर रहे थे। थोड़ा अपने अनुभव बताइए, किस तरह आपकी ये यात्रा रही? देखिए, मैं भी ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरा जन्म हुआ था हरियाणा के एक छोटे से गांव में, फिर पढ़ाई की केंद्रीय विद्यालय में। तो लेकिन मन के कोने में रहता था, कभी चीफ गेस्ट में कलेक्टर या डीसी साहब आते थे तो लगता था कि हमको ऐसा बनना है। कभी गांव में किससे कोई बात हो जाती थी, वो कहता था तू बहुत डीसी लगा हुआ है क्या, मतलब डीसी बहुत बड़ी चीज़ है। घर में कोई प्रॉब्लम होती थी, बोलते थे डीसी के पास चलते हैं। तो इन चीज़ों ने मोटिवेट किया कि डीसी एक ऐसा है जो आईएएस ऑफिसर ही डीसी होता है ज़्यादातर, तो वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो समाज के लिए बहुत सारे काम कर सकता है। तो हमें भी वैसा ही बनना है। तो ये एक मन में स्कूल के समय से ही ये आ गया था। लेकिन फिर कॉलेज में उसको और मैं कहूँगा कि हवा मिली, उस सपने को और उड़ान मिली। जब कॉलेज में अच्छा किया, फिर देखा कि मेरे ही सीनियर्स 1-2 का सिलेक्शन हुआ, तो उनसे देख के मैं बहुत मोटिवेट हुआ कि जब ये लोग कर सकते हैं, जब मेरे साथ में रहने वाले 1 साल 2 साल सीनियर लोग जो हमारे ही तरह के बैकग्राउंड के हैं, जो हमारे ही वाले कोर्स की किताबें जिन्होंने पढ़ी हैं, जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं दिखते हैं, जब वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो उससे बहुत मोटिवेशन मिला कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन जिन संघर्षों की आपने, मुश्किलों का जिक्र किया, क्योंकि हम देखते हैं कई बार आपकी किताब में भी है, सर की किताब में, और हमने लगातार देखा है कि हर एक उम्मीदवार की हम बात करें तो फाइनेंशियल या मेंटल इनसिक्योरिटी या फिर स्ट्रेस, तमाम तरह की चीज़ों से वो गुजरता है। कई तो जो उनकी बेसिक ज़रूरत है उसके लिए भी संघर्ष करते नजर आए इस किताब में हमने देखा। कैसे पार पाया जाए इन मुश्किलों से?
हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे पार पाया जाए, लेकिन पार पाना ही होता है। चाहे कोई भी प्रेशर हो, कितना भी प्रेशर हो, सबसे पहले तो अपना लक्ष्य सामने रखना है, लक्ष्य यूपीएससी। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक छोटा ग्रुप हो, चाहे फैमिली के साथ ग्रुप हो, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिनके साथ अपना शेयर कर पाएँ। और तीसरा मैं कहूँगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम में, इतने लंबे प्रोसेस में लोग अपनी सेहत को, अपनी उसको भूल जाते हैं, उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो कितना भी समय का अभाव हो, आधा घंटा 40 मिनट डेली ज़रूर निकालना है, चाहे योगा करें, चाहे जॉगिंग करें, चाहे मेडिटेशन करें, कोई एक्सरसाइज करें, ताकि आप उस स्ट्रेस को काबू पा सकें और वापस से एनर्जाइज हो पाएँ। बिल्कुल, तो मानसिक और शारीरिक संतुलन जो है वो बना रहे। चलिए अब बात करते हैं इस पुस्तक के नायकों की। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सत्यम गांधी ने पहले अटेम्प्ट में ही कर दिखाया। पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण होना और शीर्ष रैंक लाना क्या संभव है? सत्यम गांधी की जर्नी मैं बोलूँगा बहुत ही इनक्रेडिबल है, इस सेंस में कि उस बच्चे पे, जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत प्रेशर था जब वो बिहार से चल के यहाँ पे दिल्ली में पढ़ने के लिए आया। तो उसको पता था कि उसकी फैमिली उसको ज़्यादा दिन तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकती है। वो तो उसके पास समय का अभाव था, तो उसने सोचा कि मैं सबसे जल्दी कब तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ, क्योंकि तभी मेरी फैमिली का फॉर्चून चेंज हो सकता है। तो इसलिए सत्यम गांधी ने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में, दयाल सिंह कॉलेज में दिल्ली में पढ़ता था, फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में ही उसने तैयारी शुरू की, पूरी जोर शोर से तैयारी की। मतलब राजेंद्र नगर में एक कमरे में जाके बंद हो गया, 15 घंटे पढ़ता था, पूरे टारगेट के साथ पढ़ता था, डेली अपने लॉग बनाता था कि मैंने कहाँ एक एक मिनट लगाया आज पूरे दिन में, ताकि उसको कैसे पूरे फोकस कर पाए कि समय का सही उपयोग कर पाए। सत्यम गांधी को इसमें मैंने चुना इस किताब में उसकी स्टोरी लिखने के लिए, वो इसलिए कि मैं ये बताना चाहता था बच्चों को कि हर बच्चे को 4-4 साल नहीं लगते, हर बच्चे को 4-4 अटेम्प्ट नहीं लगते। ये संभव है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये माउंट यूपीएससी को पार कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा रैंक लाके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, और कॉलेज के इमीडिएटली बाद आप सीधा का सीधा तैयारी करके सफल हो सकते हैं। तो बच्चे ये नहीं सोचें कि ये 5 वर्षीय योजना है, ये 1 वर्षीय योजना भी हो सकती है। बिल्कुल, अगर आपने मन में ठान ली है तो आप करके दिखा सकते हैं। यूपीएससी की हर एक चुनौती, हर एक सीढ़ी एक पड़ाव है। श्रुति शर्मा अपने पहले प्रयास में मेंस तक तो पहुंच गई थी, लेकिन महज 1 नंबर से चूक गई। निराश नहीं हुई और अपने दूसरे प्रयास में इतिहास रचते हुए पहली रैंक लाकर आईएएस अफसर बनी। सपने देखने की हिम्मत तो हर कोई करता है, लेकिन उन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर कुछ ही लोगों में होता है। श्रुति शर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट हौसले से देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हर मुश्किल से उन्होंने कुछ सीखा और आगे बढ़ती रहीं। उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में पली बढ़ी श्रुति शर्मा ने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। बचपन से ही श्रुति को पढ़ाई में गहरी रुचि थी। माँ और पिता का सपना उन्हें यूपीएससी की ओर खींच लाया। मम्मी जो है शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज रही ही थी, और उन्होंने अपने को एक तरह से देखा जाए बहुत सारी चीज़ों में पर्सनल लेवल पर सैक्रिफाइस करके हम मेरे और मेरे भाई के वो खेलने में रहता है, मतलब वो क्रिकेट खेलता है और मैं मेरा रुचि इसमें थी, इस क्षेत्र में थी, तो दोनों को 100% किसी भी चीज़ की हम लोगों को कभी कमी महसूस नहीं हुई। तो हर तरीके का जो एक मेंटल सपोर्ट की आवश्यकता होती है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि चाहे कितनी भी आपको आराम रहे, ये एग्ज़ाम इतना लंबा रहता है कि आप मेंटली तौर पर एक एग्जॉस्ट हो जाते हो। और मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे इस एग्जाम में, कई लोग तो बहुत और भी लंबा रहते हैं। तो इस मेंटल एग्जॉशन के समय में अगर आपको एक फैमिली सपोर्ट मिलता है तो एक बहुत अच्छी बैकिंग रहती है। कॉन्स्टेंटली आप सोच नहीं रहते हो कि अगर आप फेल हो जाओगे तो क्या क्या होगा। सेल्फ स्टडी मुझे लगता है, लेकिन तब भी सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बेस होता है वो सेल्फ स्टडी रहता है। बिना कोचिंग के भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। पर राइट गाइडेंस आपको होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी आपको पता चल जाए
और टाइम मैनेजमेंट जो है वो अल्टीमेटली सेल्फ डिसिप्लिन से ही आता है। हर किसी का एक अपना तरीका होता है, कुछ लोग सुबह उठकर पढ़ते हैं, कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, पर जो भी हो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाना डेली लेवल पर भी और एक वीकली या मंथली लेवल पर कि आप किस समय क्या टारगेट्स कंप्लीट करेंगे, ये आप खुद ही थोड़ा अपना एनालाइज करते हैं। कुछ अगर आगे पीछे होता है तो उसको फिर बदल भी लेते हैं। इस प्रकार से मेरी भी जर्नी रही। श्रुति की सफलता में उनकी मां का अहम योगदान रहा। उनके जाने से श्रुति आज भी उबर नहीं पाई है। मेरे जो माता पिता और मम्मी और नानी की जो मेहनत थी, एक तरह से जो उन्होंने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस की थी, तो उनके चेहरे पर खुशी देखकर वो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा जो एक गिफ्ट था वो खुशी थी। सज्जन सर ने जब मुझे अप्रोच किया था इस किताब के लिए तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी बहुत सारे बच्चों के लिए जो अभी सोच रहे हैं यूपीएससी एग्जाम देने का। श्रुति शर्मा की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की कहानी है जो अपने सपनों को साकार करने की चाहत रखते हैं। श्रुति ने साबित किया कि मेहनत, लगन और जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। सच में जीवन का पहला एहसास, पहली दोस्त, पहली टीचर माँ। श्रुति भावुक हो गई अपनी माँ को याद करके। सर, श्रुति जी को मीडिया में काफ़ी सुर्खियां उन्होंने बटोरी, जाहिर है उपलब्धि ही ऐसी थी। तो यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी सोशल मीडिया का। कहीं ना कहीं चाहे न चाहे आजकल सोशल मीडिया जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है हम सभी के, लेकिन खुद को पूरी तरह से इसे अलग करना या समझदारी से इसका उपयोग करना, ये कैसे संभव है? सोशल मीडिया देखिए दुधारी तलवार है। मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है, आप अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं, आप बहुत सारा ज्ञान सोशल मीडिया से भी ले सकते हैं, आपका एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको दोनों तरह से सोशल मीडिया में ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये कि जो आप पोस्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उससे किसी की भावना तो हर्ट नहीं हो रही है, कोई गलत चीज़ तो आप पोस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो श्रुति के साथ हुआ, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कोई फेक आईडी खोल के आपके नाम से तो दुष्प्रचार नहीं कर रहा है। श्रुति शर्मा एक नंबर से क्यों चूकी पहले अटेम्प्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। श्रुति शर्मा बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी की, लेकिन जब एग्जामिनेशन का फॉर्म वो भर रही थी यूपीएससी का, तो उनसे एक गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। और वो गलती ये थी कि उन्होंने अपना मीडियम जो एग्जामिनेशन का वो हिंदी भर दिया था कुछ चीज़ों के लिए, स्पेशली जनरल स्टडीज़ के लिए, और वो तो अंग्रेजी मीडियम में हमेशा पढ़ी थी, तो वो हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी। फिर भी उसने ये ठाना कि नहीं, मैं इस अटेम्प्ट को वेस्ट नहीं जाने दूंगी, मैं पूरा प्रयास करूंगी हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम को पास करने का, और उसने भरपूर प्रयास भी किया। एक नंबर से चूंकि वो अलग बात है, लेकिन ये उसके कैरेक्टर को दर्शाता है कि कितना स्ट्रांग कैरेक्टर है, कितना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन उसका था एक आईएएस ऑफिसर बनने का या एक सफलता को पाने का। कुछ सवाल जो हमेशा हम सबके मन में आते हैं, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। जी हाँ, मुझसे नहीं होगा से मैंने कर दिखाया तक का सफर तय किया मीनू पीएम ने। मीनू की कहानी सिर्फ किताबों और परीक्षा की नहीं है, ये कहानी है जिम्मेदारियों और सपनों के बीच संतुलन की। एक मां होते हुए उन्होंने फिर से कलम उठाई और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। मेरा जो गांव है केरला के तिरुवनंतपुरम जिले का पूवचल नाम का एक गांव है, सबसे बहुत छोटी सी एक गांव है। वहाँ पे लाइक बचपन से ही थोड़ा सा माय पेरेंट्स वेयर वेरी प्रोग्रेसिव। पापा तो पुलिस में थे और मेरा मम्मी टीचर थे, तो दोनों पढ़ाई और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत सारे फोकस थे। पापा ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मम्मी भी बहुत हेल्प कर रही थी। जब लोग कहते थे कि अब बहुत देर हो चुकी है, मीनू ने नई शुरुआत की। 2017 में मीनू ने मुख्य परीक्षा पास की, मगर इंटरव्यू में असफल रही।
लेकिन हार मानना मीनू के लिए विकल्प नहीं था। I took six attempts to clear this exam. तो आर्थिक परिस्थिति बहुत बेकार था क्योंकि thankfully I had a job. मेरा नौकरी था पर लेकिन जब मैं लीव ले रही थी एग्ज़ाम के लिए तो उसी टाइम पे आई डिडंट टेक सैलरी। एवरीबडी हैड क्वेश्चंस। सबसे बड़ा सवाल ये सा था कि लोग को पता नहीं चल रही थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ, बच्चे हो गया, एक अच्छा सा नौकरी भी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब है मुझे, तो फिर मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। बट माई हस्बैंड वॉज ए वेरी बिग सपोर्ट, माई इन लॉज वेर ए वेरी बिग सपोर्ट। अभी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ज़िंदगी एकदम बदल गई क्योंकि जो आई वॉज ए वेरी सिंपल क्लर्क बैक इन केरला, आई rediscovered myself as a person. It is a focus, but I really like to preserve our historical and geographical heritage, and I would really like to focus on improving the life of people. आज मीनू सिर्फ एक अधिकारी नहीं, एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि अगर इरादे बुलंद हो तो हालात कितने भी मुश्किल हो, मंजिल दूर नहीं रहती। तो मीनू पीएम की कहानी अभी हमने देखी सर। सही दिशा की बात करें, सही मेंटोर की बात करें या सही प्रोत्साहन की और अपनी प्रतिभा का एहसास की कि मैं कर सकती हूँ, मुझे ये करना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए, कैसे ये सब चीज़ों का तालमेल हो और ये निश्चित किया जाए कि हम तैयार हैं इस सफ़र के लिए। देखिए, कई बार बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट या छोटे कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए उकसा देते हैं। तो मीनू पीएम के दिमाग में ये था कि उसको सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है। एक बार ट्राई भी किया बहुत साल पहले, 2-3 साल के गैप से पहले, लेकिन उसके बाद वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों में, क्योंकि शादी हो गई थी, बच्चा हो गया था, इन लॉज का ध्यान रखना था, तो वो बहुत दब गई उन अपनी जिम्मेदारियों में। साथ साथ जॉब भी था, पुलिस में एक जूनियर क्लर्क थी, लेकिन वहाँ पे वो काम इतना अच्छा करती थी, नोट्स इतने अच्छे बनाती थी, इतने एनालिसिस इतना अच्छा करती थी सिचुएशन का, कि उसके जो सुपीरियर आईपीएस ऑफिसर ही वहाँ थे पुलिस हेडक्वार्टर में, जूनियर क्लर्क थी, तो उन्होंने उसको एक दो ने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं। एक दो ने ये भी बोला कि आप सिविल सर्विसेज क्यों नहीं देती हैं, आप में पोटेंशियल है, आप में अच्छे एनालिसिस है, आप अच्छी स्टूडेंट रही हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट उसको कहीं ना कहीं उसके दिमाग में लगे, उसको दिल से लगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जो एक सपना बहुत अंदर दबा हुआ था, वो सपना बाहर निकला। सिविल सर्विसेज एग्जाम में बताऊंगा कि सांप सीढ़ी का खेल है एक तरह से, कि अगर आप प्रीलिम भी क्लियर कर लेते हैं, मेंस भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के बाद भी आपका नहीं होता। तो जैसे सांप सीढ़ी में है कि आप 99 पे पहुंच गए, 99 पे, और सांप ने काट लिया तो आप नीचे 0 पे आ जाएंगे। तो आपको हर बार 0 से शुरू करना है। तो बहुत सारी असफलताओं सफलताओं के बीच में अपनी डिटर्मिनेशन पे अडिग रही, अपनी मेहनत करती रही, अपना फोकस लगाए रखा, फैमिली का सपोर्ट बना रहा, फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया, उसका सपना पूरा हुआ। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जितनी बड़ी मेहनत उतनी बड़ी सफलता। वसीम अहमद भट्ट की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है, आइए सुनते हैं उनसे। मेरे डैड का स्पेशली एक सपना था कि मैं आईएएस करूं, बट मेरा अपना सपना ये था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं। और जब मैं कॉलेज में गया, सो आई वाज देयर इन एनआईटी श्रीनगर, तो कॉलेज में मुझे धीरे धीरे बाकी फील्ड्स के बारे में पता चला। आई वाज इन सिविल इंजीनियरिंग, तो उस टाइम क्या था कि अर्लियर आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस, बट आई डोंट नो व्हाई व्हेन आई केम इनटू सिविल इंजीनियरिंग देयर वाज अ लिटिल डिस्कनेक्ट। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि समहाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो फिर उन दिनों हमारी लाइब्रेरी में हिंदू आता था, तो आई स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई स्टार्टेड कमिंग टू नो कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स वगैरह। और धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। दिस एग्ज़ाम इज़ मोर अबाउट परसिविरेंस, कि आप कितना डटे रहते हैं। परसिविरेंस ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब 6 साल में आपने परसिविरेंस दिखा है, एवरी डे परसिविरेंस, विच मीन्स एवरी डे यू हैव टू गेट अप, सेम चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप सेकंड टाइम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, सेकंड टाइम आप पढ़ते हैं तो सेकंड टाइम आपको ऐसा लगता है कि अब मैं सेम चीज़ क्यों पढ़ रहा हूँ।
That is the very difficult part of this exam, और lot of people sometimes are not able to do that. मैं इस एग्ज़ाम के बारे में ये बोलता हूँ कि if the exam is tough, so are you. तो आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि एग्ज़ाम टफ होगा तभी तो अच्छा लगेगा अल्टीमेटली करके. अगर बहुत ईजी होता तो फिर क्या, फिर कोई भी कर ले. तो यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ दैट एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ. हमारे जो एग्ज़ाम करने की वजह से या हमारे रिज़ल्ट की वजह से हम होपिंग कि कश्मीर में और बाकी पूरे भारत में जो युवा हैं उनको थोड़ी प्रेरणा मिली होगी. तो व्हेन यू डू द एग्ज़ाम एंड देन यू गो टू एकेडमी, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. पहले तो एकेडमी में आपको हर तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं. सब्जेक्ट्स के अलावा आपके स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग, विलेज विज़िट, देन देयर आर मेनी अदर प्रोग्राम्स जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो जो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं. तो वो जो आपको एक्सपोजर मिलता है, आई एम प्रिटी श्योर कि वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ट्रेनिंग होगी जैसी अभी IAS की होती है, जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है. आप एकेडमी से निकलते हो, आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, आप डिस्ट्रिक्ट में किसी DC या कलेक्टर के अंडर आपकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की. जो हमारा 2047 का विकसित भारत का सपना जो है, उसके लिए हमारा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रहे. और इसके अलावा हमारा जो है कि इनोवेशन, जो डिजिटल सर्विसेज अभी हैं जिनकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है गवर्नेंस में, उस पे ध्यान दे के हम नए तरीके से वही गवर्नेंस को आगे बढ़ाएं. सर, अंतिम प्रहार जो होता है उसकी रणनीति तो बताएं जरा. अंतिम प्रहार मतलब इंटरव्यू. बिल्कुल. मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल होता है. हाँ. उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है. इसमें मिन्नू PM का एग्जांपल दूंगा. जब मिन्नू PM इंटरव्यू देने जा रही थी तो उसने अपने सीनियर IPS ऑफिसर जिनके नीचे वो काम करती थी उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, क्या टिप्स दें. उनसे भी टिप्स मांगे. उन्होंने यही कहा कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है. आपको ये सोचना है कि आप मेरे से बात कर रही हो इंटरव्यू रूम में, जैसे आप मेरे से बात करती हो वैसे ही आपको बात करनी है इंटरव्यू बोर्ड से. तो एक तो बहुत ही सहज रहना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने. दूसरा होता है आपको सच बोलना है. आपको ब्लफ नहीं करना है. अगर आपको कुछ नहीं आता है, कोई डेटा नहीं आता है, कोई जानकारी आपके पास नहीं है, तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि मेरे को नहीं आता है, सॉरी. ना कि आप उसको कुछ झूठ बोलें या कुछ घुमा फिरा के बात करें, वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है. तो ये क्योंकि इंटरव्यू जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो केवल इंटरव्यू नहीं है. इंटरव्यू तो हम बोलते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए होता है. इंटरव्यू आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज तो आपकी टेस्ट होगी प्रीलिम्स में, नॉलेज आपकी टेस्ट होगी मेंस एग्जाम में. इंटरव्यू में तो आप कैसे पर्सन हैं, आप क्या इस लायक हैं कि आप एक सिविल सर्विस ऑफिसर, IAS ऑफिसर बन पाएँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा, आजकल बहुत मॉक इंटरव्यू होते हैं, वो भी मैं बताना चाहता हूँ. तो मॉक इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक इंटरव्यू का सेटअप बहुत ही बड़ा होता है. मॉक इंटरव्यू बड़ा सारा कमरा होता है, कैमरे लगे होते हैं. लेकिन जब UPSC का इंटरव्यू एक्चुअल देने जाएंगे तो कमरे इतने बड़े नहीं होते. तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं सही कमरे में आ गया हूँ, वो तो मॉक इंटरव्यू में तो बहुत बड़ा रूम था. तो वो आपको ध्यान रखना है कि UPSC का सेटअप थोड़ा अलग होता है. UPSC के मेंबर्स बहुत ही कॉर्डियल होता है. इंटरव्यू बोर्ड आपका बहुत ध्यान रखता है, आपको सहज करने की कोशिश करता है. आपको अपनी सहज रहना है और सच्चा रहना है. ये 2 ही चीज़ें आप अगर मंत्र मान लें तो आप इंटरव्यू पास कर जाएंगे. इतने वर्षों का जो आपका अनुभव रहा है इसकी तैयारी का, इसको पार करने का, और फिर जो इस वक्त आप कार्य कर रहे हैं, किस तरह से उसी का एक निचोड़ हम इस किताब में कहीं ना कहीं देखते हैं. किस तरह से जीवन बदलता नजर आया इस किताब को जब सामने रखते हैं. बिल्कुल. देखिए, इस किताब में बच्चों का अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, थोड़े इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, लेकिन अपनी मेहनत से अपने सपने को पूरा किया, अपने डिटर्मिनेशन से पूरा किया. अप्स एंड डाउन्स में वो घबराए नहीं, फेलियर से वो डरे नहीं. तो आज उनका पूरा माहौल चेंज हो गया. इसमें सबसे बड़ा मैं बोलूँगा किसका चेंज हुआ है, सभी का चेंज हुआ है. लेकिन भरत सिंह का स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा. भरत सिंह जो हैं वो दिल्ली में ही एक IAS ऑफिसर के सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ बच्चा. लेकिन उस सर्वेंट क्वार्टर में से पैदा होके आज वो अपनी मेहनत से खुद एक बंगलो में रह रहा है, खुद एक IAS ऑफिसर है. उसकी मदर जो डोमेस्टिक हेल्प का काम करती थी,
आज वो खुद बेंगलोर में रह रही हैं। जो उनका एक सपना था किसी समय में, जब उनको एक घर से निकाला गया था, तो उसने एक सपना देखा था कि मेरे बच्चे ऐसा बेंगलोर में एक दिन रहेंगे। तो ये फ़र्क है, अगर आप अपने सपने को सही से जीते हैं, सही मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ बदल जाती है। बिल्कुल। और हमने इस किताब में देखा कि सिर्फ एक उम्मीदवार की ये संघर्ष नहीं है, पूरा परिवार इससे जुड़ा है, उसकी पूरा जीवन, हर एक सपना, हर एक आकांक्षा उनके बेटे या बेटी की उपलब्धियों से, उसके हर एक, कह सकते हैं, उसकी सफलता विफलता से जुड़ी होती है। ये कितना भावनात्मक एक पहलू है इस पूरे परीक्षा का। मैं ये कहूँगा कि ये परीक्षा है, या जो मिशन इसको मैं नाम दूंगा, ये पूरे परिवार का मिशन है। ये एक कैंडिडेट का, एक बच्चे का मिशन नहीं है, पूरे परिवार के साथ की इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें अप्स डाउन्स आएंगे, इसमें फेल भी होंगे, इसमें पास भी होंगे, इसमें एक स्टेज बहुत ऊपर जाके भी जीरो पे भी आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में फैमिली को बच्चों का साथ देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ साथ जो तैयारी का पूरा एक वर्ष है, उस एक साल में जो है बहुत उसका टाइम टेबल है, सही समय में पढ़ रहा है, उसको और फैमिली जिम्मेदारियां नहीं दी जाएं, उसको मोटिवेट किया जाए, उसको उसकी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो ये फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और आपने इसमें देखा होगा, 2 स्टोरीज में मैंने लिखा है। एक भरत सिंह की स्टोरी में, जब वो 2-3 बार फेल हुआ, एक बार बिल्कुल टूट गया था, तो माँ के पास जाके उसने बात की, माँ के पास जाके रोया। माँ ने बहुत उसको हिम्मत बंधाई, उसको मंदिरों में भी लेके गई, पूजा करना सिखाया कि थोड़ा मेडिटेशन से ठीक होगा। सत्यम गांधी, एक बार उसको मेन से जस्ट 2 दिन पहले लगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, सिलेबस बहुत बचा हुआ है, उसका मनोबल टूट रहा था। तो फ़ोन किया, फ़ोन पे घंटों बातें की, माँ से बात की, उन्होंने भी हिम्मत बंधाई, बोला कि नहीं, हमें पूरा विश्वास है आप पे, आप कर पाओगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ही सफल हुए फैमिली के अपने सपोर्ट के कारण। तो पीयर ग्रुप का सपोर्ट, थोड़े से दोस्तों का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इन तमाम अनुभवों को, इस यात्रा को हमसे साझा करने। लेकिन ये किताब जो है वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन कदम कदम पर जो डटकर लड़ा, इम्तिहान में वही रहा सबसे बड़ा। कड़ी प्रतिस्पर्धा और सफलता का दर बेहद कम। यकीनन भारत के युवाओं की असीम क्षमता, सेवा का गहरा जुनून और कठिन परिस्थितियों से उबरने का ये जो अटूट संकल्प है। IAS की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इसकी जीवंत मिसाल हैं। ये पुस्तक 7 ऐसे युवाओं की प्रेरणादायक यात्रा सुनाती है जिन्होंने इस बेहद कठिन और यादगार चुनौती पर विजय प्राप्त की है। संघ लोक सेवा आयोग केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो आत्मविश्वास, संघर्ष और सफलता के कई चरणों से गुजरती है। सपने देखो, मेहनत करो और फिर उसे पूरा करो, यही है UPSC की सफलता की कुंजी। यकीनन इन लोगों की कहानी इस परीक्षा से कहीं आगे है। ये पुस्तक, इनकी कहानियां आप सभी को जीवन के हर इम्तिहान में सफल होने का रास्ता दिखाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Bharat welcomes the world to a new era of creativity. Waves, the World Audiovisual